हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 6, 7 और 8 हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है और मैंने इनका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा। तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। आज हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम लोग फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद द स्ट्रगल टू सर्वाइव के बारे में पढ़ेंगे, हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनवाइसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 1 is on the French Revolution. Today we often take the ideas of liberty, freedom and equality for granted. इस चैप्टर में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आजकल जब हम लोग इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम इन शब्दों को सुनते हैं, इनके विचारों को सुनते हैं, तो हम इनको फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं। हमें लगता है कि फ्रीडम, इक्वलिटी, लिबर्टी ये सब हमेशा से ही चलता आ रहा है। अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं। But we need to remind ourselves that these ideas also have a history. By looking at the French Revolution, you will read a small part of that history. लेकिन हमें खुद को ये बात याद दिलानी होगी कि ये महज एक शब्द नहीं है, इनका अपना खुद का एक इतिहास है। जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में समझेंगे तो इस इतिहास को भी समझने का हमें मौका मिलेगा। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सबका भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने फ्रांस में मोनार्की यानी राजतंत्र को खत्म कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। A society based on privileges gave way to a new system of governance. हम समझेंगे इस चैप्टर में कि कैसे एक प्रिविलेज्ड सोसाइटी से एक नए शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन announced the coming of a new time. इस रिवॉल्यूशन के दौरान व्यक्ति के डिक्लेरेशन ऑफ राइट यानी मानव अधिकार घोषणा पत्र ने एक नए युग की शुरुआत की। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। द आइडिया दैट ऑल इंडिविजुअल्स had rights and could claim equality became part of a new language of politics. एक ऐसा विचार जिसमें यह माना गया कि सभी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होने चाहिए और सभी इक्वलिटी क्लेम कर सकते हैं, यानी
सभी व्यक्ति बराबर है, ऐसे विचार उस वक्त की राजनीति की नई भाषा बन गए। सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। ये सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई। These notions of equality and freedom emerged as the central ideas of a new age, but in different countries, they were reinterpreted and rethought in many different ways. इक्वलिटी, फ्रीडम की धारणाएं नए युग के सेंट्रल आइडियाज यानी मुख्य विचार थे और ये विचार बहुत तेजी से फैल रहे थे। विभिन्न देशों में इक्वलिटी, फ्रीडम के विचारों को अलग अलग तरीकों से इंटरप्रेट किया गया, सोचा और समझा गया। समानता और स्वतंत्रता की ये सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा और साधा गया। The anti-colonial movements in India and China, Africa and South America produced ideas that were innovative and original, but they spoke in a language that gained currency only from the late 18th century. भारत, चाइना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हुए, वहां जो नए नए विचार पनपे और सामने आए, वे खुद में इनोवेटिव थे और ओरिजिनल थे, लेकिन ये विचार कहीं ना कहीं लेट 18th सेंचुरी से इंस्पायर्ड थे। भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे, लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरे को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही वैधता मिल रही थी। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस में एक अलार्म की स्थिति थी, एक रेस्टलेसनेस की स्थिति थी। लोग काफी भयभीत थे क्योंकि किंग ने अपने ट्रूप्स को सिटी में घुसने का आदेश दिया था। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. ऐसे रूमर्स फैल रहे थे कि किंग अपने आर्मी को अपने सिटीजन पर गोली चलाने के आदेश देने वाला है। अफवाह थी कि वो सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. 7,000 पुरुष और महिलाएं टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए और उन्होंने पीपल्स मिलिशिया यानी जनसेना, लोगों की सेना बनाने का फैसला किया। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। They broke into a number of government buildings in search of arms. लोग बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस गए आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की तलाश में, ताकि किंग के आर्मी से वे लड़ पाएं। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. Finally, सैकड़ों लोगों के ग्रुप ने
सिटी के ईस्टर्न पार्ट के तरफ मार्च किया और बेस्टिल, जो एक फोर्ट्रेस प्रिजन था, वहां हमला कर दिया, इस उम्मीद में कि वहां से आर्म्स एंड एम्यूनिशंस मिल जाएंगे। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. आर्म्स एंड एम्यूनिशंस पर कब्जा करने के लिए जो लड़ाई हुई, उसमें बेस्टिल का कमांडर मारा गया और वहां 7 कैदियों को छुड़ा लिया गया। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए, यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. लोग बैस्टिल से नफरत करते थे क्योंकि बैस्टिल किंग के डेस्पोटिक पावर यानी निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. इस फोर्ट्रेस को तोड़ दिया गया और बाजार में उसके टूटे टुकड़ों को उन्हें बेचा गया जो इसे एक सुवेनियर के तौर पर संभाल के रखना चाहते थे। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। आने वाले कुछ दिनों में इस घटना के बाद पेरिस में और ग्रामीण क्षेत्रों में राइट्स देखने को मिले। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। मोस्ट पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। लोग ब्रेड के हाई प्राइस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। खाना एक बेसिक नीड होता है लोगों के लिए। खाने की कीमत इतनी बढ़ गई थी कि लोग अपने बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। मच लेटर, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France, though most people at the time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? हिस्टोरियंस जब इस वक्त के इतिहास पर विचार करते हैं तो वे पाते हैं कि इन इवेंट्स ने एक ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स की शुरुआत कर दी जिसका अंत फ्रांस के किंग के एग्जीक्यूशन के साथ हुआ। किसी ने ऐसे आउटकम को एंटीसिपेट नहीं किया था। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये क्यों और कैसे हुआ। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। इन 1774 लुई 16 of the Bourbon family of kings
ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. फ्रांस में बहुत समय से बर्बन फैमिली का शासन था। 1774 में बर्बन फैमिली के लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर विराजमान हुए। वो उस वक्त 20 वर्ष का था और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट के साथ हुआ था। सन 1774 में बर्बन राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। अपॉन हिज accession, द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जब ये किंग बने तो इन्होंने पाया कि इनकी ट्रेजरी खाली है। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर had drained the financial resources of France. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. बहुत लंबे समय से फ्रांस युद्ध लड़ रहा था, तो इस वजह से फाइनेंशियल रिसोर्सेस जो थे वो ड्रेन हो रहे थे। और तो और वर्साई के पैलेस के शानो शौकत को बनाए रखने में उसमें भी बेहिसाब खर्च किया जा रहा था। तो उस वक्त फ्रांस की फाइनेंशियल रिसोर्सेस ड्रेन हो रही थी। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साए के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। अंडर लुई 16, फ्रांस हेल्ड the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy, Britain. देखिए, जब फ्रांस की फाइनेंशियल रिसोर्सेस की कंडीशन इतनी बुरी थी, तो उस वक्त फ्रांस को कोई युद्ध नहीं लड़ना चाहिए था। मगर लुई 16 ने अमेरिका के 13 कॉलोनी को आजाद करने में मदद किया, क्योंकि ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस दोनों का कॉमन एनिमी था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लिब्रे टू अ डेट दैट हैड ऑलरेडी रिजन टू मोर देन 2 बिलियन लिब्रे। फ्रांस पर पहले से ही 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज था। इस वॉर के बाद 1 बिलियन लिब्रे से भी ज्यादा कर्ज इसमें और जुड़ गया। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। लिब्रे, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड इन 1794। लिब्रे फ्रांस के करेंसी की यूनिट थी, जिसे 1794 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लिब्रे, फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। जो लोग फ्रांस को लोन दे रहे थे, वे अब लोन पे 10% इंटरेस्ट मांगने लगे थे। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. फ्रेंच गवर्नमेंट अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा इन इंटरेस्ट को पे करने के लिए मजबूर थी। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर to meet its regular expenses, such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices
और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस, येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफाइस्ड। देखिए, एक गवर्नमेंट के अपने भी बहुत खर्चे होते हैं, जैसे आर्मी को मेंटेन करना, सोल्जर्स को सैलरी देना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, पोर्ट को मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज चलाना, इन सबके ऊपर लोन्स और उसके इंटरेस्ट का पेमेंट। तो स्टेट ने टैक्सेस को बढ़ा दिया, क्योंकि सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, टैक्स से ही तो आएगा। लेकिन उनका ये कदम भी नाकाफी था। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। French society in the 18th century was divided into three estates, and only members of the third estate paid taxes. 18th सेंचुरी का फ्रेंच सोसाइटी तीन एस्टेट में डिवाइडेड था और सिर्फ थर्ड एस्टेट के मेंबर्स ही टैक्स पे करते थे। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज तीन एस्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे एस्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। देखिए, इस डायग्राम में 18th सेंचुरी के फ्रेंच सोसाइटी के तीन एस्टेट्स को दिखाया गया है। फर्स्ट एस्टेट है क्लर्जी, यानी पादरी वर्ग। उस वक्त की सोसाइटी में चर्च का बहुत इन्फ्लुएंस था। क्लर्जी उन व्यक्तियों के समूहों को कहा जाता है जिन्हें चर्च के विशेष कार्य करने की जिम्मेदारी मिली थी। फिर सेकंड स्टेट है नोबिलिटी, यानी कुलीन वर्ग। नोबिलिटी यानी कुलीन वर्ग में रॉयल फैमिली के मेंबर्स आते थे, लेकिन इसमें किंग शामिल नहीं थे, क्योंकि किंग को इन तीनों एस्टेट से अलग रखा जाता था। फिर थर्ड एस्टेट में आपको तीन ग्रुप देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ग्रुप में बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स हैं। दूसरे ग्रुप में आपके पीजेंट्स और आर्टिजन्स हैं। फिर थर्ड ग्रुप में आपके छोटे किसान हैं और लैंडलेस लेबर हैं, सर्वेंट्स हैं। ये थर्ड एस्टेट यूनिफॉर्म नहीं है, डिफरेंट ग्रुप्स में बटा हुआ है। थर्ड एस्टेट में अमीर लोग भी शामिल हैं और गरीब लोग भी। टैक्स सिर्फ इसी थर्ड एस्टेट के लोगों को पे करना होता था। The Society of Estates was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. ये जो फ्रेंच सोसाइटी एस्टेट में बटा हुआ था, ये एक फ्यूडल सिस्टम यानी सामंती व्यवस्था का पार्ट था, जो मिडिल एज से चला आ रहा था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. 1789 के पहले फ्रांस की जो सोसाइटी थी, वहां के जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनको ओल्ड रिजीम यानी प्राचीन राजतंत्र कह के डिस्क्राइब किया जाता था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। Peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. Peasants की पॉपुलेशन 90% थी, लेकिन वो जिस जमीन पर खेती करते थे, उसमें से बहुत कम जमीन उनकी खुद की होती थी। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। About 60% of the land was owned by nobles, the church, and other rich members of the third estate. नोबल्स यानी कुलीन वर्ग, चर्च
और थर्ड एस्टेट के जो रिच मेंबर्स थे, यानी बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स एक्सेट्रा, 60% ऑफ द लैंड ओन करते थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। The member of the first two estates, that is, the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. फर्स्ट टू एस्टेट के जो मेंबर्स थे, यानी क्लर्जी और नोबिलिटी, इनको बाय बर्थ कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे। प्रथम दो एस्टेट्स, कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। Estate, a category expressing power and social status in pre-revolution French society. प्री-रिवॉल्यूशन फ्रेंच सोसाइटी में पावर और सोशल स्टेटस को एक्सप्रेस करने वाली कैटेगरी को एस्टेट कहते थे। एस्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। क्लर्जी, group of persons invested with special functions in the church. पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। इसको हमने पीछे स्लाइड में समझ लिया है। The most important of these was exemption from paying taxes to the state. क्लर्जी और नोबिलिटी को जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिविलेज ये था कि इनको स्टेट को यानी राज्य को टैक्स नहीं देना पड़ता था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। नोबल्स यानी कुलीन वर्ग को कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस यानी सामंती विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। इसमें फ्यूडल ड्यूज यानी सामंती कर शामिल था, जो कुलीन वर्ग किसानों से वसूलते थे। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वो किसानों से सामंती कर वसूल करता था। Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army, or to participate in building roads. Peasants को अपने लॉर्ड यानी स्वामी की सेवा करनी होती थी, लॉर्ड के घर में खेतों में काम करना होता था, आर्मी में सर्व करना पड़ता था, और तो और रोड्स बनाने में भी पार्टिसिपेट करना पड़ता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। The church too extracted its share of taxes called tithe from the peasants, and finally all members of the third estate had to pay taxes to the state. चर्च भी किसानों से कर वसूलते थे, जिसे टाइथ कहा जाता था। ये तो हमने देखा कि चर्च और नोबल्स अपने अलग अलग टैक्सेस किसानों से वसूलते थे। इसके अलावा थर्ड एस्टेट के सभी मेंबर्स को स्टेट को यानी राज्य को टैक्स पे करना पड़ता था। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। टाइद आपका धार्मिक कर था। टाइद, अ टैक्स लिवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। चर्च द्वारा वसूले गए टैक्स को टाइद कहते थे। ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का 1/10 हिस्सा होता था। टाइद, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। ये कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। These included a direct tax called tile,
and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. राज्य जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स से टैक्स वसूलती थी उसमें एक डायरेक्ट टैक्स शामिल था जिसे टाइल कहते थे। इसके साथ एवरीडे यूज में आने वाली चीजों पर जैसे सॉल्ट, टोबैको एक्सेट्रा पर बहुत सारे प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे। इन करों में टाइल और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। टाइल टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू दी स्टेट। स्टेट को यानी सरकार को पे किए जाने वाले डायरेक्ट टैक्स को टाइल कहते थे। टाइल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस was borne by the थर्ड estate alone. थर्ड एस्टेट के मेंबर्स पे ही सारी जिम्मेदारी थी टैक्स पे करने की और राज्य के फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का जो बर्डन था वो इन थर्ड एस्टेट के मेंबर्स के ऊपर ही आता था क्योंकि टैक्स से ही राज्य की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज चलती थी। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने का संघर्ष। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन थी जो 1789 तक बढ़कर 28 मिलियन पहुंच गई थी। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी लेकिन जितनी डिमांड थी उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। अब जब वस्तुएं मार्केट में कम है और उसकी डिमांड ज्यादा है तो उसकी कीमत बढ़ेगी ही। ऐसा ही कुछ हुआ फ्रांस में ब्रेड के साथ जो कि वहां का स्टेपल डाइट था। ब्रेड की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। मोस्ट वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस। बहुत सारे वर्कर्स ऐसे थे जो वर्कशॉप में एक मजदूर की तरह काम करते थे और उन वर्कशॉप के मालिकों ने उन मजदूरों के वेजेस को फिक्स करके रखा था। लेकिन कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। अब जब मार्केट में ब्रेड की कीमत बढ़ रही है और वर्कर्स को उस हिसाब से वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं तो वर्कर्स ब्रेड भी नहीं खरीद पा रहे थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। इन सबके वजह से अमीर और अमीर होता जा रहा था और गरीब होता जा रहा था। इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। थिंग्स बिकेम वर्स whenever drought or hail reduced the harvest. कंडीशन उस वक्त और खराब हो जाती जब सूखा पड़ जाता था या फिर ओले गिर जाते थे जिससे फसल को बहुत नुकसान होता था। स्थितियां तब और बदतर हो जाती
जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. इन सबके वजह से सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गया था, जो कि फ्रांस के ओल्ड रिजीम यानी 1789 के पहले फ्रीक्वेंटली होता था। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। सबसिस्टेंस क्राइसिस एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है कि एक किसान के पास, एक वर्कर के पास अपने आप को सस्टेन करने तक के पैसे नहीं हैं। ये एक ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन है जिसमें आजीविका के साधन पर संकट पड़ जाता है। जीवित रहने के साधन खतरे में पड़ जाते हैं। जीविका संकट ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। देखिए, इस डायग्राम में द कोर्स ऑफ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस को दिखाया गया है। इसको समझते हैं। अगर बैड हार्वेस्ट होता है यानी फसल खराब हो जाती है तो फूड ग्रेन्स की कमी होगी यानी स्कार्सिटी ऑफ फूड होगा। फिर जब स्कार्सिटी ऑफ फूड होगा, जब मार्केट में फूड ग्रेन्स की कमी होगी और डिमांड बहुत ज्यादा होगी, तो फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ जाएंगे यानी राइजिंग फूड प्राइसेस। फिर जब फूड प्राइसेस के दाम बढ़ेंगे तो कोई भी गरीब व्यक्ति ब्रेड नहीं खरीद पाएगा। फिर इस कंडीशन में दो सिचुएशन आएंगी। पहला तो ये कि फूड के लिए दंगे हो जाएंगे यानी फूड राइट्स होंगे, और दूसरा सिचुएशन ये होगा कि बिना खाने के व्यक्ति कमजोर हो जाएगा यानी वीकर बॉडी होगी। फिर आदमी जब कमजोर हो जाएगा तो वो बीमार भी जल्दी होगा बिकॉज ऑफ डिजीज एंड एपिडेमिक्स। फिर इनके वजह से, फूड राइट्स के वजह से नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ेंगे, डेथ्स इंक्रीज होगा। तो ये है आपका सबसिस्टेंस क्राइसिस का कोर्स। यहां पे जीविका संकट का चक्र दिया हुआ है, सेम चीज है, आप इसको खुद से फिल कर सकते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनवाइसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। इन द पास्ट, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. पास्ट में भी किसानों ने, वर्कर्स ने फूड स्कारसिटी के मामलों में, इंक्रीजिंग टैक्स के मामलों में जो रिवोल्ट्स होते थे उसमें हिस्सा लिया था। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. लेकिन सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंजेस लाने के लिए इनके पास ना तो कोई साधन थे और ना ही कोई प्रोग्राम, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट who had become prosperous and had access to education and new ideas. इकोनॉमिक और सोशल ऑर्डर में चेंजेस लाने की जिम्मेदारी थर्ड एस्टेट के उस ग्रुप को उठाना पड़ा जो समृद्ध था
जो पढ़ा लिखा था, जिसके पास नए विचार थे। ये ग्रुप्स था बड़े बिजनेसमैन, लॉयर्स, कोर्ट ऑफिशियल्स एक्सेट्रा का। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer members of the society. 18th सेंचुरी में एक नए सोशल ग्रुप यानी सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मिडिल क्लास यानी मध्य वर्ग कहा गया। इन्होंने ओवरसीज ट्रेड किया, वुलन और सिल्क टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चर किया, जिसे या तो एक्सपोर्ट किया जाता था या फिर इसे सोसाइटी के रिच मेंबर्स खरीदते थे। इन तरीकों से मिडिल क्लास ने अपनी वेल्थ एक्वायर की। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers or administrative officials. थर्ड एस्टेट में मर्चेंट मैन्युफैक्चरर्स के अलावा लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. Rather, a person's social position must depend on his merit. ये सब पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि सोसाइटी में किसी भी ग्रुप को बाय बर्थ प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। उनका यह भी मानना था कि सोसाइटी में एक व्यक्ति की हैसियत उसके मेरिट यानी योग्यता से डिसाइड होनी चाहिए। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। These ideas, envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all, were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो जैसे फिलोसोफर्स ने समाज में सभी के लिए फ्रीडम, इक्वल लॉज और इक्वल अपॉर्चुनिटीज जैसे विचारों की परिकल्पना की। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की ये परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जैक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. जॉन लॉक ने टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क यानी राजा के दैवी और निरंकुश अधिकार गलत हैं। अपने ट्रू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, proposing a form of government based on a social contract between people and their representatives. रूसो ने इसी विचार को कैरी फॉरवर्ड किया और उन्होंने प्रपोज किया कि एक ऐसा गवर्नमेंट बनाना चाहिए जिसमें जनता और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो। मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, उत्तरदायी होंगे और वे जनता के लिए काम करेंगे। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा।
In the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive, and the judiciary. मॉन्टेस्क्यू ने इन द स्पिरिट ऑफ लॉ में कहा कि गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए ताकि चेक्स एंड बैलेंस बना रहे। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच पावर डिवाइड होनी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। This model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. जब यूएसए के 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन के खिलाफ इंडिपेंडेंस घोषित किया और एक राष्ट्र बने तो उन्होंने इसी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां उसी मॉडल की सरकार बनी। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स was an important example for political thinkers in France. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें दिए गए इंडिविजुअल राइट्स ने फ्रांस के थिंकर्स को इन्फ्लुएंस किया। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। The ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. इन फिलोसोफर्स के आइडियाज को सलोन में, कॉफी हाउसेस में डिस्कस किया जाता था, न्यूज़पेपर, बुक्स में लिखा जाता था ताकि लोगों तक बात पहुंचे। जोर जोर से इन विचारों को बोला जाता था ताकि उन्हें भी समझ में आए जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउसों व सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। द न्यूज दैट लुई 16 planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. जब ये न्यूज फैली कि लुई 16 फर्दर टैक्स इंपोज करने वाला है ताकि राज्य के एक्सपेंसेस को पूरा कर सके तो इससे लोग नाराज हुए और उन्होंने सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस का विरोध किया। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 1 का पार्ट 1 समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 1 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। उसमें हम लोग द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन को पढ़ेंगे और उसके सब टॉपिक्स फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पार्ट 3 को देखेंगे और उसके बाद पार्ट 4 के साथ हम लोग का चैप्टर 1 समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।